हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, चल रही है क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और इसमें हमने सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस तक। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में आपको हमने बताया था कि आर टी इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो यही है, resistance at temperature T is equals to R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है ना। हम्म। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने सब कुछ सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में देखिए, पहला टॉपिक है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, जिसे हटा दिया गया है सिलेबस से। अब कार्बन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग आपके सिलेबस में नहीं है। और अब हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। सब लोग जानते हैं कि सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल में 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R3। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में करा दिया है। डन। सीरीज और पैरेलल का बच्चों इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, सीरीज और पैरेलल में। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम। जो आज का हमारा टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, ये टॉपिक है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़नी है ईएमएफ और दूसरा पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें हमें अच्छे से समझनी है कि ये ईएमएफ क्या होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बच्चों ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। देखो बच्चों, जो आप मार्केट से बैटरी लेके आते हो, ये बैटरी के ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, राइट। छोटा सा जो सेल लेके आते हो उसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, क्लियर। तो ये 1.5 वोल्ट क्या होता है बेटा, इसका ईएमएफ होता है। ये इसका ईएमएफ हुआ करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। मतलब अगर ये सर्किट, ये सेल अगर ओपन है, इसके अक्रॉस कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो आपको इसके एंड्स पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इन द केस ऑफ ओपन सर्किट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। क्लियर हुआ। व्हाट इज दिस? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? जिस समय करंट फ्लो नहीं हो रही है, अभी और समझाऊंगा इसको, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने ये कहा कि आपने 100 जूल एनर्जी, 100 कैलोरी, 100 कैलोरी आपने एनर्जी खाई। आपने बर्गर खाया और बर्गर से आपको 100 कैलोरी एनर्जी मिल गई। क्या आप बाहर काम करेंगे तो उस 100 का पूरा 100 कैलोरी में वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका खुद बॉडी का सिस्टम भी थोड़ी सी एनर्जी यूज करेगा। ठीक है। इसी तरीके से जब तक आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तब तक आप ये कह सकते हो कि मैंने 100 कैलोरी कैलोरी एनर्जी ली है। बट जैसे ही आप वर्क करने जाओगे तो आप 100 कैलोरी का 100 कैलोरी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपकी खुद की मशीनरी को, कुछ ना कुछ आपकी मशीनरी का भी रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस थोड़ी सी एनर्जी यूज करेगा। क्लियर हुआ? यस। इसी तरीके से जो सेल होता है बेटा, सेल में क्या हुआ करती है, देखिए जो बैटरी होती है हमारी बड़ी वाली, वो कुछ इस तरीके से होती है, इन्वर्टर बैटरी, राइट। तो बेटा इसके अंदर प्लेट हुआ करती हैं, कैथोड और एनोड। ये एक प्लेट है, ये प्लस है और ये माइनस है। क्लियर है?
अब यहां इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन जिसको हम केटायन बोलते हैं, और निगेटिव आयन जो होते हैं, जो एनायन होते हैं, ये अपोजिटली मूव किया करते हैं। केटायन चलते हैं निगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कैथोड की तरफ, और एनायन चलते हैं एनोड की तरफ, राइट। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, इनके दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट लाइट फिल होता है, जो कि इसको एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड किया करता है, एक्वस मीडियम, राइट। उस मीडियम की वजह से ये जो आपके आयंस हैं, जब वो ट्रेवल करते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करते हैं। क्या फील करते हैं बेटा? डिफिकल्टी फील करते हैं। तो डिफिकल्टी ये फील करते हैं बेटा, और ये जो डिफिकल्टी फील होती है, ये जो अपोजिशन ऑफर होता है, ये कंबाइंडली इसको हम बोलते हैं सेल का या बैटरी का, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है ना। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस वजह से आपको टोटल ईएमएफ तभी मिलता है जिस समय सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अब आप इस चीज को समझिए, जैसे ही आपके पास में एक बैटरी है, क्लियर। तो बैटरी का ईएमएफ ई है। बैटरी का बेटा एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बनाना है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल आर। क्लियर बेटा? अगर आपने सर्किट क्लोज कर रखा है, यदि आपने सर्किट क्लोज कर रखा है, मान लीजिए आपने बाहर एक एक्सटर्नल कुछ भी वॉशिंग मशीन लगा रखी है, कोई लोड लगा रखा है, एक्सटर्नल लोड को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोज दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आर, क्लियर। और जो की है वो ओपन है, अभी अभी ये ओपन है, ठीक है। तो यदि की ओपन है तो किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी। अगर की ओपन है यहाँ पे, तो आपके पास किसी भी टाइप की करंट फ्लो नहीं होगी, राइट। ये देखिए अभी तक की ओपन है, सो आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टर्मिनल के अक्रॉस, ये जैसे टर्मिनल ए है, ये बी है, तो ए और बी के अक्रॉस आप यदि कहेंगे आई इक्वल टू 0 है, तो वी ए बी आपको कितना मिलेगा? ई मिलेगा, ओके। ये यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिल रहा है, इसकी ईएमएफ की वैल्यू आपको ई मिलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट जैसे ही आपने सर्किट क्लोज कर दिया, ये देखिए आपने सर्किट क्लोज कर दिया। अब सर्किट क्लोज कर दिया तो बेटा करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। ये देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट यहां से भी आएगी बेटा, इधर से चलते हुए सर्किट को कंप्लीट करेगी। बोलिए ऐसा नो। तो जब सर्किट को कंप्लीट करेगी तो ये प्लस है, ये माइनस पोलरिटी है, तो बेटा इसके ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। आपको बताया था ओम्स लॉ में, है ना, कि अगर किसी कंडक्टर से या कोई मेटेलिक वायर से करंट अगर पास हो रही होती है तो उसके ऊपर क्या ड्रॉप होता है? वोल्टेज। तो इसके ऊपर कितना ड्रॉप होगा वोल्टेज बेटा? यू कैन से इट वी इंटरनल, इंटरनल ड्रॉप। सो आई कैन राइट वी इंटरनल इक्वल्स टू आई इंटू आर, राइट। ओके, आई इंटू आर। अब सर्किट यदि ओपन है तो एक्सटर्नल सर्किट में कितना मिला आपको? वी ए बी के अक्रॉस कितना मिला आपको? बेटा टोटल कितना था? ई था, उसमें से खुद उसने कितना खा लिया अंदर ही अंदर? आई आर। सो वी ए बी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। क्लियर है? वी ए बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, राइट। तो क्या देखा अपन ने? हमने ये देखा कि वी ए बी जो एक्सटर्नल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेगा, वो मिलेगा ई माइनस आई इंटू आर। क्लियर? फॉर ओपन सर्किट,
अगर आप ओपन सर्किट की बात करेंगे, इफ ओपन सर्किट देन आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वी ए बी इक्वल्स टू ई माइनस 0 इंटू आर। सॉरी, यहाँ पे मेरे को कैपिटल आर नहीं रखना था, क्या रखना था बेटा, स्मॉल आर, स्मॉल आर। सो ई माइनस 0 इंटू आर हो जाएगा, तो वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, राइट। दिस इज मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज, राइट, और यही ईएमएफ कहलाएगा। तो कहने की बात यह है, जब तक सर्किट ओपन है तब तक आप 1.5 वोल्ट के हो, और जैसे ही आपने वोल्टेज लगाया, कोई सॉरी कोई सर्किट कनेक्ट किया आपने, करंट फ्लो हुई, तब तक आप सेल 1.5 वोल्ट का नहीं है। क्लियर। जैसे मार्केट से आप वोल्टेज लेके आते हो सेल को, बैटरी को, तब तक ये 1.4 वोल्ट लिखा हुआ है, जब तक ये पन्नी के अंदर पैक है, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका रोल प्ले करेगा, थोड़ा सा वोल्टेज खुद भी ड्रॉप कर लेगा, राइट। तो आपको जो एक्सटर्नल मिलेगा वो 1.4 नहीं मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, 1.5 से थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात भाई सब। चलिए, तो ये तो बात हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला ड्रॉप, और हमने देखा कि V इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, राइट। ये देखिए ई है, ये यहाँ पे आर इंटरनल और ये आर एक्सटर्नल। अब ये लोड कनेक्टेड है बेटा, आर रेजिस्टेंस का कोई कुछ भी लोड कनेक्टेड है, ठीक है। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। अभी आपने देखा कि जो वी ए बी है वो कितना आया, ई माइनस आई इंटू आर, ठीक है। करंट क्योंकि आई फ्लो हो रही है यहां से, तो खुद इसके ऊपर भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि करंट जा रही है इससे, ये सुनो। और जब धारा बहती है, करंट बहती है, तो करंट अपनी एनर्जी गवाती है। कितनी गवाएगी करंट अपनी एनर्जी, इसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस। सो वी इक्वल्स टू कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर। बोलिए यस की नो। मतलब इसी ए बी के अक्रॉस वोल्टेज जो ई माइनस आई आर है, अगर उसको इस टर्मिनल से देखा जाए, दूसरे हिस्से की ओर से, इसके लिए यदि देखा जाए, इस वाले पार्ट के लिए, ऊपर के लिए देखा तो ई माइनस आई आर आया, और अगर नीचे वाले पार्ट के लिए देखेंगे तो यही वी ए बी जो है वो कितना है, आई इंटू आर, राइट। है कि नहीं है बच्चों। मतलब ये दोनों क्यों, और पैरेलल में कनेक्शन है, तो पैरेलल में दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज एवरीवेयर सेम होते हैं। मतलब जो वी ए बी ई माइनस आई आर है और वी ए बी इक्वल टू आई आर है, ये दोनों न्यूमेरिकली क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताइए होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सो यू कैन से कि ई माइनस आई आर इक्वल टू आई आर, बोल सकते हैं ना, कि ई माइनस आई इंटू आर इक्वल टू कैपिटल आई आर, राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही। क्या लिखा मैंने, कैपिटल ई माइनस आई आर, ये ऊपर की तरफ से बाहर का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। डन। सो यहां से E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, राइट। तो आई कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और आर प्लस स्मॉल आर। नाउ आई इज इक्वल्स टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब आप डायग्राम से भी देख लीजिए, यही चीज आपको दिखाई दे रही है डायग्राम से भी। अगर मैं आपसे बोलूंगा टोटल करंट कितनी होगी, तो टोटल करंट इक्वल टू नेट आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, ई, और डिस्ट्रीब्यूटेड में कितने दो लोगों में गया है, आर प्लस आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। तो ये आ गई आपकी सर्किट करंट, इसे बोलते हैं सर्किट करंट, कितनी करंट फ्लो होगी। क्लियर, कोई दिक्कत बच्चों। तो ये चीज
आपके पास बन गई। अब एक दूसरा रिलेशन भी देखिए, एक दूसरा रिलेशन ये है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसे आप देखें, V इक्वल टू, V एक्सटर्नल लिख लें या V लिख लें सीधे, E माइनस आई इंटू आर, राइट? ओके, और दिस इज नंबर वन। एंड दूसरा है अपने पास में V इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। ये भी है ना हमारे पास? बिल्कुल है। अब यदि मैं थोड़ा सा इधर उधर इसको मैनिपुलेट करूं, तो बाई फर्स्ट मैं लिख सकता हूं कि आई आर, देखिए V इक्वल्स टू कितना है, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां से स्मॉल आई आर इक्वल टू ई माइनस वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्मॉल आई आर इधर चला गया और ये ई माइनस वी हो गया। नाउ इसको आप दे दीजिए नंबर 3, और 3 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, है ना? इसको पहले पलट करके लिख लीजिए आप, बाद में इसको नंबर 3 दीजिएगा। चलिए इसको मैं पलट के लिख देता हूँ। सो इसको पलट के लिखा तो ई माइनस वी इक्वल टू कितना हुआ, आई स्मॉल आर, आई आर स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? और इसमें मैंने सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो देखिए यहाँ पे V है और यहाँ पे क्या है, आई आर है। आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। सो क्या बच गया, E माइनस वी अपॉन वी इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बचा कि नहीं बचा बच्चों? फिर से लिखता हूँ इस बात को मैं, इसे मैं लिखता हूँ E माइनस वी अपॉन वी इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। क्लियर? यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो E अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। सो E अपॉन वी माइनस 1 इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। क्लियर? सो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू E अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। ये हो गया किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका। क्लियर हुआ? तो वन टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बार आपको सर्किट ओपन रखना पड़ेगा। जब आप सर्किट ओपन रखेंगे तो E कैलकुलेट होगा, और सर्किट क्लोज में V कैलकुलेट होगा, और माइनस 1 इंटू आर कर देंगे तो आपके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो बच्चों ये हुआ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन एक तरीके से। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंस आता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर लिखो, ठीक है? राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने आपको ईएमएफ तो बता ही दिया। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ is called, the full name of EMF is electromotive force, is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell. Yes, it is the maximum potential difference between two electrodes of the cell. Well, no current is flowing through the cell. जिस समय सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, मतलब आई शुड बी 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? When no current is drawn from the cell, then it is called EMF, right? Now, comparison between EMF and potential difference. First EMF, देखिए अब डिटेल हमने स्टडी कर ली है, अब हम दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों में क्या फर्क होता है, राइट? सो व्हाट इज EMF? EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, that is circuit is open.
मैंने बार बार बताया आपको कि ईएमएफ तभी आप देख सकते हैं जब सर्किट ओपन होगा, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी नहीं कि आप सेल के क्रॉस निकालें, आप पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने बैटरी बनाई थी, राइट? तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और नीचे एक लोड लगा हुआ है, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं बात करूं इसके अक्रॉस ओनली पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना निकलेगा, आई इंटू आर। अगर मैं इसके अक्रॉस की बात करूं तो इसका कितना निकलेगा, आई इंटू कैपिटल आर। क्लियर? बट यदि आप सेल के अक्रॉस की बात करेंगे तब आपका ईएमएफ निकलेगा, बट सर्किट ओपन होना चाहिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इट इज इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। भाई साहब, ईएमएफ तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, और उसे सर्किट के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने देखा भी है कि फॉर्मूला जो है V इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू आर, आर है। तो E जो है अपने आप में खुद एक सेट वैल्यू है। क्लियर हो गया? और जब सर्किट ओपन रहेगा उस समय करंट फ्लो होगी नहीं, ठीक है ना? तो E को देखा जाए तो उसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी मतलब नहीं है, बाहर से तो छोड़ दीजिए। ठीक है? क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ? तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, उससे ई को कोई मतलब नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। बट आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की बात आप जानते हैं, फॉर्मूला ही लगता है वी इक्वल टू आई आर। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस और नो? हाँ। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स। The term EMF is used for the source of EMF only, and it is measured between any two point of the circuit. Clear? It is greater than the potential difference between any two point in the circuit. However, potential difference is greater than EMF when the circuit is being charged. देखो बेटे, नॉर्मली अगर आप बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग के केस में, तो बेटा ईएमएफ जो होता है छोटा होता है, सॉरी ईएमएफ ज्यादा होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। जैसे अभी आपने देखा, जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए, उसमें आपने देखा, उसमें आपने फॉर्मूले में क्या देखा कि जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। क्लियर हुआ बेटा? हेलो? तो मैंने कहा कि जिस समय डिस्चार्जिंग हो रही होती है या सर्किट करंट फ्लो कर रहा होता है, तो V इक्वल टू कितना होता है, E माइनस आई आर, राइट? और यूजुअली केसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेस होता है किससे, ईएमएफ से। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो लेकर के आए हैं, जो आप 1.5 वोल्ट की बैटरी लेकर के आए हैं मार्केट से, वो हर पॉसिबल सिचुएशन में ज़्यादा होगी। जैसे आपने यहाँ पे बैटरी लगाई 1.5 वोल्ट की, राइट? अब चाहे कोई भी रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक है, अब जो भी रेजिस्टेंस लगा हो, बांटना तो इसी 1.5 वोल्ट से ही है, राइट ना? मतलब 1.5 वोल्ट के बाद सपोज अगर ये 0.2 वोल्ट इसने खा लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ने, ठीक है ना? तो यू नो कि V इक्वल टू कितना होता है, E माइनस आई इंटू आर। तो जैसा कि मैंने कहा E अपने पास में 1.5 है, और आई आर कितना ड्रॉप हो गया बेटा इसके क्रॉस, 0.2। तो बचा कितना, 1.3 वोल्ट। क्लियर हुआ? मतलब इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको गिरेगा, यहाँ और यहाँ के बीच में, इन दो टर्मिनल के बीच में जो नेट वोल्टेज आपको मिल रहा है खाने पीने के बाद में, वो 1.3 वोल्ट मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
अब इसी 1.3 वोल्ट में बंटवारा होना है, कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा और कुछ ये ले लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कितना भी कैसी भी सिचुएशन होगी, जो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, जो वी होंगे, वो सबके सब ई से क्या होंगे, कम होंगे। यस और नो? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को ही ईएमएफ बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस उससे बढ़ के तो नहीं हो सकता, बट उससे छोटा हो सकता है। राइट और रॉन्ग? राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, बट कब? ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन कह लो या डिस्चार्जिंग कह लो, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक है बेटा? ये देखिए यहाँ पे सर्किट सेल करंट दे रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे डिस्चार्जिंग कही जा रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है। क्लियर हो गया? बट उल्टा इसका, अगर आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, अगर आप सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, यस, इफ सेल बीइंग चार्ज्ड, अगर आप सेल को चार्ज कर रहे हैं, जैसे कभी आपकी बाइक की बैटरी खराब हो जाती है, तो आप बैटरी को चार्ज करवाने लेके जाते हैं। ये देखिए, ये बैटरी के आपके दो टर्मिनल में निकाल देता हूं, एक प्लस है और एक माइनस है, राइट? तो अगर आपने कभी बैटरी बाइक की चार्ज करवाई है, तो आपने देखा होगा कि बैटरी अगर बाइक की मान लीजिए 12 वोल्ट की है, तो यहाँ से वो एक क्लैंप लाते हैं, इस पे अटैच करते हैं, और एक क्लैंप इस पे अटैच करते हैं, राइट? ठीक है ना? और वायर वगैरह दी जाती है। तो उस समय बेटा देखिए, सेल का आपका मैक्सिमम ईएमएफ 12 वोल्ट है, बट ये यहाँ पे 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है ना? इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये चार्जिंग हो रही है, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग जो V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो E से बड़ा हो सकता है, राइट? सो आई कैन राइट कि भाई साहब, जिस समय आपकी सेल चार्ज हो रही होती है, उस समय आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बड़ा हो सकता है। क्लियर हो गई बात ये? चलिए, तो देखिए क्या सीखा हमने। यस, तो देखिए लिखा हुआ है कि however the potential difference is greater than the EMF when the cell is being charged। जिस समय सेल चार्ज हो रहा है, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ से क्या होगा बेटा, बड़ा हो सकता है, राइट? एनी प्रॉब्लम गाइज? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों, हमने देखा सबसे पहले कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में क्या फर्क है। सो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल एंड डिफरेंस एंड ईएमएफ फॉर सेल। ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। चलिए अब थोड़ा सा और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सो दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सो मैंने अभी आपको बताया कि सेल के अंदर एक इस तरीके की व्यवस्था होती है कि एक इलेक्ट्रोलाइट पूरा भरा रहता है, एक तरफ एक प्लस प्लेट होती है, दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड एक नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। और यहाँ पर आयंस मूव हुआ करते हैं इस मीडियम के अंदर, और इस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट खुद में एक मीडियम है, तो बेटा ये बताइए कि आयंस को मूव करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? लाइक स्विमिंग पूल में आप चलते हैं, पानी आपके लिए बहुत जरूरी है, कि बिकॉज पानी के बगैर आप तैर नहीं पाएंगे, बट वही पानी आपकी मूवमेंट में आपको रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि नहीं करता? So likewise, the opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of electric current के रास्ते में जो opposition offer किया जाता है, that is called internal resistance of the cell। क्लियर हो गया? बेटा इसको कभी खत्म नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये होगा ही। ठीक है?
चलिए अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फर्स्ट थिंग, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, higher will be the value of internal resistance. Larger the separation between the electrodes of the cell, more will be the length of the electrolyte through which the current had to flow, and consequently a higher value of internal resistance. Understood? जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोड लेंथ होगी, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना ज्यादा लेंथ होगी, गैप होगा, उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब वो उतने सारे आयंस प्रोड्यूस करेगा, राइट। आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है रेदर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता है। अगर ये डिसॉल्व होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा, तो ये 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है और ये सिंगल हाइड्रोजन आयन दे रहा है, राइट और रॉन्ग। सो इसलिए ग्रेटर द कंडक्टिविटी, ये देखा जाता है कि कितना बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है। अगर अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सेकेंड, थर्ड थिंग, जितना ज्यादा एरिया होगा, डिपिंग एरिया इलेक्ट्रोड्स का, कॉमन डिपिंग एरिया, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या क्या देख लिया आपने अभी तक? आपने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इंटरनल रेजिस्टेंस is inversely proportional to conductivity VT of electrolyte, right? इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टिव होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एंड थर्ड थिंग वी हैव सीन कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। क्लियर? देखिए जैसे ऐसे समझिए कि आपको टारगेट अचीव करना है। जैसे आप स्विमिंग पूल में दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं और आपको टारगेट अचीव करना है, तो आपने यहां से तैरना शुरू किया। अब मान लीजिए गलती से अगर आप यहां पर आकर के इस प्लेट को छू गए तो भी आप विनर माने जाएंगे, या इधर से चल करके ऊपर चले गए तो भी आप विनर माने जाएंगे, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो आयन को पहुंचने में, कहीं भी पहुंचे, वो दिक्कत नहीं कहलाएगी। ठीक है। बट यदि मान लीजिए मैंने प्लेट का एरिया इतना छोटा कर दिया और स्ट्राइक के चलते, टकराने के चलते इलेक्ट्रॉन आयन पहले यहाँ आ गया, सॉरी, और फिर उसको ऊपर आना पड़ेगा। यस और नो? बिकॉज भाई ये जो रेड लाइन है, रेड रिबन यहाँ पे है क्रॉस करने के लिए, तो उसको वहीं आना पड़ेगा। मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा आयंस के उतने मजे हैं। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट? यस। सो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। नेक्स्ट, the internal resistance of a cell is inversely proportional to the common area of the electrodes dipping in the electrolyte. क्लियर है बेटा? अभी मैंने आपको इक्वेशन पढ़ा दी, सर्किट इक्वेशन। टोटल ईएमएफ ई जो होगा वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज टोटल ईएमएफ ई। नाउ दिस, ये एक इंटरनल में जाएगा स्मॉल वी, और एक कैपिटल वी बाहर जाएगा, राइट? सो ई इक्वल टू स्मॉल वी कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। कैपिटल वी मतलब जो बहुत सारा वोल्टेज बाहर ड्रॉप हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर, आई आर। और इसके ऊपर जो ड्रॉप हुआ है वो कितना है बेटा? V इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर, राइट? सो आई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर, एंड आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सर्किट इक्वेशन। कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डन। चलिए इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। किस तरीके से? सबसे पहले आपने आई आर की वैल्यू निकाल ली। आई आर की वैल्यू क्या आई आपके पास में? आई स्मॉल आर इक्वल टू आया ई माइनस वी।
आया कि नहीं आया? आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी आया हमारे पास। देन आई कैपिटल आर हमने निकाला, वो कितना आया? वी आ गया। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी, राइट। सो यहां से स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी, अब यहाँ पे वी को दोनों में ब्रेक कर दो, इनटू कैपिटल आर, तो ये क्या बन जाएगा? स्मॉल आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। चलिए, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है इन द टर्म्स ऑफ ई वी एंड कैपिटल आर। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा एनिमेशन में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया इसलिए एनोटेट कर दिया थोड़ा सा इसलिए। चलिए आ गया। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बाई ए सेल ऑफ ए सेल बाई ए वोल्ट मीटर मेथड। ये तो हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे कैसे? ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला तो देख लिया हम लोगों ने, अब हम निकालेंगे कैसे? तो कैसे निकालना पड़ेगा? देखिए, जो वोल्टेज को मेजर करने का काम करेगा, चाहे वो ईएमएफ, ईएमएफ भी एक प्रकार का वोल्टेज है और एक्सटर्नल वोल्टेज भी एक प्रकार का वोल्टेज है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरी कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने तो आ गया है कि R इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। बताइए, है ना ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का है कैलकुलेट करने का। बट आपके पास ई होना चाहिए और आपके पास वी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी निकल पाएगा। तो ई और वी कैसे निकाल पाएंगे? ई निकालने के लिए आप सर्किट को ओपन रखेंगे। क्या रखेंगे? सर्किट को ओपन रखेंगे और सेल के अक्रॉस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। लियो भाई, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया सेल के अक्रॉस, यहां देखिए। तो अब जो आपको मिलेगा V इस समय, क्योंकि सर्किट ओपन है, तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर है, I की वैल्यू 0 है, तो आपको V इक्वल टू क्या मिलेगा? E मिलेगा, राइट। क्योंकि यहां से सर्किट ओपन है, V इक्वल टू E मिल जाएगा। क्लियर? बट सेकेंड केस में अगर आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, ये जो की थी इसको अगर आपने क्लोज कर दिया, तो आपको ये ई नहीं देगा, उस समय आपको ये वोल्टेज ही देगा। क्लियर हुई ये बात कि नहीं आई? तो दो केस बनेंगे यहाँ पे, इन दोनों केस को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ये देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय ए वोल्ट मीटर मेथड। तो क्या करना है? सबसे पहले ये देखिए, की ओपन है, राइट। जिस समय की ओपन है, तो भले ही रेजिस्टेंस लोड आपने लगा रखा है, ये सब यूजलेस हो गया। अब इस समय जो वोल्टेज की रीडिंग आपको देगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग, इस केस में V इक्वल टू क्या प्रोड्यूस करेगा आपके लिए? E प्रोड्यूस करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? So for the open circuit, there is no current is drawn and EMF E is measured, right? But जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करेंगे, ये देखिए सर्किट को आपने क्लोज कर दिया, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो करंट फ्लो होगी तो ये एक्शन में आ जाएगा और अब आपको ये प्योर ईएमएफ नहीं देगा, अब ये क्या देगा आपको? ये V देगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो दोनों चीजें आपको मिल गई, E मिल गया, V मिल गया। फॉर्मूला लगा लीजिए, कैपिटल आर आपको पता है। कैसे पता है? क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स आपने ही लगाया है। ठीक है ना। सो हियर पोटेंशियल डिफरेंस V इज मेजर्ड, राइट। तो ये केसेस कंप्लीट हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कि सेल को हम कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है ना।
तो सेल के कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमको सेल के पढ़ने हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे और एक हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब फायदे में होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब फायदे में होता है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारे सिलेबस में भी देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। फर्स्ट है सीरीज सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। Cells are connected in series when they are joined end to end so that same quantity of electricity must flow through each cell. Obviously, क्योंकि सबके सब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो एक ही करंट फ्लो होगी, अलग अलग करंट फ्लो नहीं हो सकती। चलिए, तो देखिए मैं कुछ सेल्स यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये पहला सेल है आपके पास में, फर्स्ट सेल, और इसका इंटरनल डिस्टेंस स्मॉल आर है। सेकेंड सेल भी हमने मान लिया ई, इसका ईएमएफ है और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। सेम यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखे हैं, राइट? हाँ, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है। तो पहली बात यह है कि इस बाहर वाले को टोटल ईएमएफ कितना मिलेगा। इस बाहर वाले को जो टोटल ईएमएफ मिलेगा, अगर सर्किट ओपन है तो नेट ईएमएफ जो होगा वो सारे ईएमएफ का सम होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि मैं ईएमएफ की वैल्यू लिखूं तो नेट ईएमएफ मेरा कितना आ सकता है, मैं इसको लिख सकता हूं E इक्वल्स टू बनेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू EN। अगर n सेल कनेक्टेड है तो बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? हम्म, तो देखिए यदि हमने कहा कि अगर n सेल कनेक्टेड हैं, फर्स्ट हैविंग रेजिस्टेंस R1, second R2, the first having the EMF E1, second is E2. Likewise, if there are n cells are connected, En and Rn. So what is E total? E net. So E net will be equals to E1 plus E2 plus E3 plus dot up to En. Agree? This is net EMF. Clear है बेटा? Now, net resistance, internal resistance. As all the resistors are connected in series, then total net R net internal resistance equal to होगा R1 plus R2 plus R3 dot to Rn. क्लियर? ठीक है, अब देखिए बाहर आ करके आपने फाइनली क्या कर कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर रखा है आर का, कर रखा कि नहीं कर रखा? तो आप क्या लिखेंगे? नेट करंट आई, जो आई बनेगी टोटल करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों? सो टोटल ईएमएफ कितना बना? E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN। टोटल रेजिस्टेंस कितना बना? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN और प्लस कैपिटल R। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि भाई बाहर भी तो है, उसे भी तो लोगे ना आप नेट में। भाई अंदर के तो जोड़ेंगे ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, और बाद में ये मास्टर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो भी ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये देखा हमने कि टोटल ईएमएफ टोटल कितना होगा। सो द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ईएमएफ। देख लिया। द करंट इन द ईच सेल इज सेम, ऑब्वियसली सब में सेम करंट जाएगी, एंड इट इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द इंटायर अरेंजमेंट। और करंट पूरे सर्किट में सेम होगी भाई, हमें पता है, राइट? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सबका सम होगा। क्लियर है?
अब हम इस केस को डिराइव करते हैं फॉर n आइडेंटिकल सेल्स के लिए। अगर हम n आइडेंटिकल सेल ले ले एक जैसे, तो उसके लिए हम इस केस को डिराइव करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये पहला सेल है, इसका ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ये पहली बैटरी हो गई बेटा, क्लियर। दूसरा सेल कनेक्ट किया, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R। तीसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R, अप टू nth सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R। और ये सारा का सारा सेटअप हमने कनेक्ट कर दिया एक बाहर के लोड से, लोड कैपिटल R से। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसा ही कि आप घर में बहुत सारी चीजें ले आए, बैटरी ले आए, पहली बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, ऐसे करके बाद में कुछ लगा रखा है, फैन वैन लगा रखा है। ठीक है ना। अब आइए हमको करंट निकालनी है। तो करंट देखिए इस तरीके से फ्लो होगी, बिकॉज सबकी पोलरिटी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। क्लियर। ठीक है। सो टोटल नेट ईएमएफ सबसे पहले निकालता हूं। तो नेट ईएमएफ ई नेट इक्वल टू, अगर बेटा ई को हम 2 बार ऐड करते तो 2 ही आता, 3 बार ऐड करते तो 3 आता। अगर हम n बार ऐड करेंगे, सो दैट यू विल हैव एन ई। एग्री। ये होगा एन ई। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें, नेट रेजिस्टेंस, सो आर नेट इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। ये मैं बेटा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं है, प्लस सीरीज में आपको पता है जुड़ जाते हैं डायरेक्टली। सो दिस विल गिव यू स्मॉल एन आर। क्लियर बेटा। नाउ सो I is equals to net EMF NE अपॉन नेट रेजिस्टेंस N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये बनेगा करंट का रिलेशन। कोई प्रॉब्लम? तो ये बन गया करंट का रिलेशन। बताइए बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं, बहुत आराम से समझ में आने वाली चीज है कि टोटल करंट इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो टोटल ईएमएफ यहाँ पे एन ई हो जाएगा, बिकॉज एन आइडेंटिकल सेल है, और टोटल रेजिस्टेंस अंदर का प्लस बाहर का, सब कुछ सीरीज में है, तो एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया इतना बच्चों? अच्छा देखिए, एन ऊपर और नीचे से कॉमन इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि स्मॉल आर के पास तो एन है बट कैपिटल आर के पास एन नहीं है, राइट। तो हमारे पास तीनों चीजें तो आ चुकी हैं जो हम डिराइव करना चाहते थे। हमारे पास टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी आ चुका है एन आइडेंटिकल सेल के लिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है, टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है एन आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर हुआ? सो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई, I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। क्लियर है? तो करंट की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? करंट की इक्वेशन हमारे पास आ गई है I इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। डन। ओके। यदि मैं कहूं, इसमें 2 केस बन सकते हैं बेटा। फर्स्ट केस यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1 है कि इफ एन स्मॉल आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है। कहने का मतलब क्या है समझिए बहुत अच्छे से, ये आता है एग्जाम में कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मिलके जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा है। समझ पाए आप? मतलब बाहर मान लीजिए लगा हुआ है 0.2 ओम का, और ये ऊपर ये जितने सबके सब थे इन्होंने मिल करके बना दिया 5 ओम। क्लियर हो गया? मतलब स्मॉल वाले जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका कॉम्बिनेशन भारी पड़ जाए किस पे? एक्सटर्नल पे। देन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप आर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, यस और नो? बिकॉज इस समय इस जो कैपिटल आर है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो I इक्वल्स टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर। एन से एन क्या हो गई? कैंसिल। और ये कितना हो गया? E अपॉन आर। अब ध्यान से देखिए, यदि E बाई आर क्या है? E ईएमएफ है और R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब ये देखा जाए तो ये एक सेल की करंट है। I इक्वल टू वी बाई आर होता है कि नहीं होता? तो V की जगह फिलहाल E बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। मतलब करंट फ्रॉम वन सेल, फ्रॉम वन सेल, एक सेल की करंट है। मतलब कोई हमको खास गेन नहीं हो रहा है। हो रहा गेन कि नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ना के बराबर करंट है। इतने सेल लगाए और बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें मिली एक सेल की करंट। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमको स्मॉल आर लिखना चाहिए क्योंकि हम सेल की करंट लिख रहे हैं। ठीक है। अब केस नंबर 2 देखिए, तो आपको आपका फायदा नजर आएगा। जिस समय एक्सटर्नल लोड बहुत बड़ा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे हो, जो हमारी नॉर्मली यूजिंग होती है, उसमें यही होता है। ठीक है ना? तो क्या निकाला था हमने? I इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर प्लस, स्मॉल आर लिख रहे हैं यहाँ पे, एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो केस नंबर 2 जो है वो है कि इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन एन स्मॉल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा है। राइट और रॉन्ग? तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे? इस समय जो R प्लस एन आर होगा वो एन आर नेग्लेक्ट हो जाएगा और दिस इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल आर। एग्री? सो आई इक्वल टू, ऊपर तो आएगा एन ई और नीचे क्या आएगा बेटा बताइए? एन आर प्लस आर की जगह कैपिटल आर आएगा कि स्मॉल आर आएगा? बिल्कुल सही, कैपिटल आर आएगा, क्योंकि एन आर प्लस आर को हमने आर में एस्टिमेट कर लिया है। सो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब ये क्या इशारा दे रहा है? ये इशारा दे रहा है कि जो सेल है उससे जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर में जो करंट फ्लो होगी वो बनेगी ई बाई आर। राइट? अब उस ई बाई आर का एन टाइम, मतलब जितने सेल लगाए हो उतने टाइम्स आपको फायदा मिलेगा। तो यहां पर आपको जबरदस्त गेन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये कब फायदेमंद है? जिससे आपको गेन मिले। और गेन तब मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एन आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये देखिए लिखा हुआ है, इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन आर बाई, सॉरी ये पैरेलल आ गया भाई, सीरीज पढ़ाना था। ये है देखिए, इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर देन आई इक्वल टू ई बाई आर। तो ये फायदे की चीज नहीं है। बट व्हेन एन आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर इस समय बड़ा है, सो आई इक्वल टू एन टाइम्स ई बाई आर। राइट? सो कब यूजफुल है? जिस समय इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। So we have conclusion that when internal resistance is negligible in comparison to external resistance, then the cells are connected in series to get maximum current. Right? अब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज एकदम समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? सीरीज एकदम क्लियर होगा आई होप। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। चलिए, तो आ चुके हैं हम सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखते हैं। सेल्स आर कनेक्टेड टू बी इन पैरेलल जब उनके एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे के सारे नेगेटिव एक तरफ। ये देखिए सेल की प्लस प्लेट है, ये भी प्लस प्लेट है, ये भी प्लस प्लेट है। तो यहाँ पे सबके सब एक टर्मिनल पे आके जुड़ गए और नेगेटिव प्लेट इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर सब एक तरफ। क्लियर बेटा? तो पैरेलल में आपको पता है कि अगर ये ईएमएफ ई है
ये ईएमएफ ई है, ये ईएमएफ ई है, तो ऑल टोटल ईएमएफ कितना जनरेट होगा? ई ही जनरेट होगा, नेट ईएमएफ सर्किट का। सो नेट ईएमएफ ई ही सपोर्ट होगा। क्लियर? So cells are to be connected in parallel when they are joined positive to positive and negative to negative such that current is divided between the cells. Obviously, बेटा यहाँ पे करंट डिवीजन होता है बट वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है, राइट? तो ये देखिए, इस सेल की कुछ ना कुछ करंट होगी, सपोज I1, इस सेल की कुछ करंट होगी I2, इस सेल की कुछ करंट होगी I3, और ये मिल करके एक नई करंट बनाएगी, दैट इज कॉल्ड I। क्लियर? ओके, नाउ नोट the EMF of the battery is same that of single cell। जो बैटरी अगर सारी की सारी सेम लगी हुई है तो EMF ऑफ द बैटरी, जितने भी कॉम्बिनेशन है, हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखा था कि जितना EMF सब पे वोल्टेज जो जाएगा वो सेम होगा। सो द EMF ऑफ द बैटरी, बैटरी मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन यहां से लेके यहां तक, ठीक है? पैरेलल में जो बैटरी आपने बनाई है इस सब का EMF सेम होगा और ये एक सिंगल सेल के जैसा होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा, कभी आपको पैरेलल भूलता तो नहीं है कि वोल्टेज सेम होगा कि नहीं होगा, कि भूल जाता है? नहीं भूलता, तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए, अब करंट जो होगी वो टोटल के इक्वल होगी। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल्स। अगर आप सारे सेल्स सेम पावर के यूज कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब सेल ही सेम है तो इनकी इंडिविजुअल करंट भी इक्वल होगी। आई मीन टू से I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। यस और नो? ओके, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? सो आप जानते हैं नेट रेजिस्टेंस की थ्योरी हमने जो डेवलप की थी, क्या थी नेट रेजिस्टेंस की थ्योरी? देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। ठीक है? अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, n सेल पैरेलल में कनेक्टेड है। फर्स्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेकेंड का भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, थर्ड का इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसी तरीके से nth का भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो ये सब के सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। क्लियर हो गया? तो पहली बात तो मैंने बताई कि नेट ईएमएफ कितना मिलेगा आपको? कैपिटल ई मिलेगा। अब नेट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/R नेट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 डॉट। सो ये अगर 1/R आप 1/R 2 बार लेते तो 2/R आता, 3 बार आता है तो 3/R, और n टाइम्स है तो कितना आएगा? n/R। यस, सो 1/R नेट इक्वल टू n/R। सो R net इक्वल्स टू R/n। डन। सो ये हो गया हमारे पास में R/n। R net की वैल्यू जो आई हमारे पास में कितनी आ गई? R/n। कोई दिक्कत है क्या? अब चलिए, अब हम इसके बाद करंट निकालते हैं। तो आप करंट की वैल्यू निकालेंगे इस सर्किट के लिए, जो सर्किट हमने पढ़ा इसके लिए हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, तो टोटल ईएमएफ कितना निकला बेटा? कैपिटल ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/n। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा? R/n प्लस R। होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्योंकि भाई यहाँ का जो रेजिस्टेंस है इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है पूरे का। यस और नो? तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिला करके R/n प्लस R। सो करंट की वैल्यू I इक्वल टू कितनी हो जाएगी? टोटल ईएमएफ E अपॉन R/n प्लस R। क्लियर ना? हाँ, सो मैं डिराइव करता हूँ। क्या बनाया हमने? टोटल करंट I इक्वल्स टू E अपॉन R/n प्लस कैपिटल R। ठीक है बेटा? अब इसमें दो केस डेवलप करते हैं बेटा हम। सबसे पहला केस, इफ कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R/n।
मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो देखिए आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर, क्योंकि आर बाई एन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सेकेंड केस, इफ R is very 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 less than R by N, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सो स्मॉल। क्या है बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? सो स्मॉल। सो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E अपॉन स्मॉल R बाई N। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो N ऊपर चला गया एंड इट विल बी N टाइम्स ऑफ E बाई R, मतलब कि N मल्टीप्लाइड बाई करंट थ्रू वन सेल। What is E by R? This is current through one cell. Yes. तो कब है बेनिफिशियल ये तब बेनिफिशियल है जिस समय आपका स्मॉल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बहुत स्मॉल होगा। हुआ बात क्लियर? डन। हाँ, तो इसको हम देख सकते हैं कि यस, इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन r बाई n, देन I इक्वल टू n टाइम्स E बाई R, और इसका अपोजिट होगा R इक्वल टू E बाई कैपिटल R। क्लियर? So conclusion, when external resistance is negligible in comparison to the internal resistance, then the cells are connected in parallel to get maximum current. उस समय आपको maximum current मिलेगी। Done?